नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं दिन भर की खबरें लेकर आपके अपने खास कार्यक्रम द एडिटर शो में, जिसमें आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर जो हम आपको दिखाएंगे वो है पीएम मोदी के गाली प्रूफ होने से जुड़ी। दरअसल पीएम मोदी का कहना है कि उन्हें विपक्ष की गालियों से फर्क ही नहीं पड़ता, वो इसके आदी हो चुके हैं। लेकिन उन्हें कब और किन नेताओं ने अपशब्द कहे, ये दिखाएंगे आपको विस्तार से। दूसरी खबर जुड़ी है यूपी के लड़कों के चुनावी प्रचार से। आज चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर एक साथ दिखे, वो भी पीएम मोदी के गढ़ यानी कि वाराणसी में। यहां दोनों का अंदाज़े बयां देखने लायक था, आपको भी ये दिखाएंगे। तीसरी खबर मौत की फैक्ट्री की बताएंगे। बेमेतरा में हादसे के 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन परिजनों को अब तक उनके अपनों की तलाश है। मजिस्ट्रियल जांच बैठा दी गई है, मालिक फरार है, परिजनों को न्याय का इंतजार है, आपको ये भी दिखाएंगे। चौथी खबर है मध्य प्रदेश के स्कूलों में धड़ल्ले से हो रही जालसाजी की। कैसे प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनकी नासमझी का फ़ायदा उठा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आगे इस जालसाजी से बच सकते हैं। और सबसे आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इन दिनों गर्मी ने हाहाकार मचा रखा है। सारे रिकॉर्ड धराशायी हो रहे हैं। अब लोगों के साथ साथ जानवरों की भी जान पर बन आई है। एक तरफ अस्पताल में मरीजों की लाइनें लग रही हैं, तो दूसरी तरफ बेजुबान जलकर मर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द एडिटर शो। लोकसभा चुनाव प्रचार का अंतिम दौर के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है, मगर इस बार का प्रचार अपने विवादित विषयों और बुरे शब्दों के लिए जाना जाएगा। आलम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि मैं तो गाली प्रूफ हूं, मुझे गालियों का असर नहीं होता। चुनाव प्रचार में गालियों की जगह कैसे और किसने बनाई, और क्या ये चुनाव का गिरता स्तर है या कुछ और, देखिए ये खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के मूड पर यह आदमी चाहिए। राजनीति में किसी ने की है तो मोदी जी। तो पिछले 24 साल से गालियां खा करके गाली प्रूफ हो गए। इस देश में गाली देना आज राइट टू स्पीच यानी बोलने की आजादी में शामिल हो चुका है। जिसे देखो उसकी जुबान पर गाली होती है, लेकिन जब वो गाली देश के प्रधानमंत्री को दी जाए तो फिर वो देश की छवि को धूमिल करने का काम करती है। कभी मौत का सौदागर तो कभी गंदी नाली का कीड़ा। ये वो तमाम शब्द हैं जो देश के प्रधानमंत्री के लिए विपक्षी नेताओं ने इस्तेमाल किए, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि इन गालियों ने उन्हें गाली प्रूफ बना दिया है और गालियों ने उन्हें मजबूत बनाने का काम किया है। जहां तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा करके गाली प्रूफ हो गया हूं। मौत का सौदागर किसने कहा था, गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था। और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट में एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियां गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियां देने का हक उनका ही है, और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियां देना, अपशब्द बोलना, ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से नेताओं ने प्रधानमंत्री को कब और कहां गाली देने का काम किया। गाली नंबर 1, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक जहरीले सांप की तरह बताया था और कहा था कि जो चखेगा वो मर जाएगा। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ, ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ। गाली नंबर 2, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए पीएम मोदी की तुलना हिटलर से करते हुए ये विवादित पोस्ट किया था। गाली नंबर 3, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अडानी स्टॉक मामले पर प्रधानमंत्री के पिता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है, दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं।
गाली नंबर 4। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की थी। एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है। गाली नंबर 5। दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रावण शब्द का इस्तेमाल किया था। गुजरात का उद्योग व्यवसाय था ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी, ये अहम और अहंकार रावण का भी नहीं रहा, आपका भी नहीं रहेगा। गाली नंबर 6। राहुल गांधी की करीबी कांग्रेस नेता अलका लांबा ने पीएम मोदी के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें नालायक बताया था। प्रधानमंत्री उस पुत्र की तरह है, उस माँ के उस बेटे की तरह जो नालायक है, निकम्मा है, जिसे अपनी मेहनत कमाई से देश में कुछ बनाना तो नहीं आ रहा, लेकिन एक एक उस माँ की संपत्ति जो आजादी से बेड़ियों से निकलकर पैरों पे खड़ा किया, जो एसेट बनाए हैं, उन्हें बेच बेच के इस देश को कंगाल कर रहा। गाली नंबर 7। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की नागपुर इकाई के पूर्व अध्यक्ष शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी थी। नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा, आप क्या बोलेंगे कि जैसे मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। गाली नंबर 8। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने पीएम मोदी की तुलना नाथूराम गोडसे से की थी। जितना पार्लियामेंट्री प्रोसेस है उसको बाईपास करके कानून पास कराए जा रहे, आज तक कभी भी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। और मत्था टेक टेक के तो नाथूराम गोडसे ने भी सबसे पहले गांधी जी के पहले पैर छुए थे और उसके बाद गोली मारी थी। तो ये इनकी पुरानी परंपरा है। पीएम मोदी को गाली देने वाले नेताओं की और उनके बयानों की एक लंबी फहरिस्त है। जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी, सोनिया गांधी, मणिशंकर अय्यर जैसे तमाम नेता पीएम मोदी के लिए कई बार आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का इन गालियों को लेकर कुछ और ही रुख देखने को मिलता है। लोग मुझे पूछते थकते ही हो, तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। जब देश के किसी प्रधान शख्सियत को इस तरह गाली दी जाती है तो इसका खामियाजा भी नेताओं को भुगतना पड़ता है। लेकिन इन गालियों से प्रधानमंत्री पर क्या असर पड़ता है, इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार का क्या कहना है, सुनिए। यह चुनाव भी कुल मिला के मुद्दों का ही चुनाव है, लेकिन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो लोग कमज़ोर होते हैं या जिन लोगों को लगता है कि हम अगर किसी खास सरकार के किसी कार्य पर फोकस करेंगे तो उस पर हमें कुछ हासिल नहीं होगा, तो वो अपने तरह से मुद्दे गढ़ जाते हैं, कुछ शब्द गढ़ते हैं ताकि चर्चा का केंद्र बदले। और कुछ भाजपा की तरफ से हो रहा है, कुछ विपक्ष की तरफ से हो रहा है। मैं इसमें किसी को भी बहुत पाक साफ नहीं मान रहा हूँ। प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं तो एक पद की गरिमा है, और विपक्ष के भी किसी नेता को उन पर निजी अटैक करना, नाली का कीड़ा कहना, इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो बहुत आम बात है, लेकिन इस तरह बयानों में गालियों का चलन बढ़ना राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़। किसी भी सभ्य समाज में गालियों की कोई जगह नहीं होती और लोकतांत्रिक तरीकों में तो जरा भी नहीं। वैसे इन गालियों को विपक्ष की हताशा कहकर किनारे नहीं किया जा सकता। दरअसल ये मोदी की राजनीति का परंपरागत तरीका भी है, जिसमें विपक्ष की हर गाली को फूल बनाकर पहना जाता है और जनता की सहानुभूति बटोरी जाती है। चुनाव के आखिरी दौर की सबसे चर्चित सीट वाराणसी है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी सीट से जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए अपने सारे नेताओं को प्रचार में उतारे हुए है, तो आज राहुल गांधी ने दावा कर दिया कि मोदी इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लिखकर रख लीजिए,
इसे राहुल का अति आत्मविश्वास कहें या फिर बीजेपी को दबाव में लाने की एक असफल कोशिश। इस हॉट सीट पर हो रहे दिलचस्प चुनाव प्रचार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शहजादे देंगे शह और मात, यूपी के लड़कों की बड़ी बात। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की सबसे हॉट सीट वाराणसी में चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है और जब यहाँ यूपी के दो लड़के चुनावी प्रचार करने पहुंचे हों तो फिर देखना और मजेदार हो जाता है। शनिवार को डिंपल यादव और प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद मंगलवार को यहाँ राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने प्रचार किया। राहुल गांधी ने कहा कि लिख कर ले लो, 4 जून के बाद पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक, और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। देवरिया में राहुल गांधी का अंदाज देखने लायक था। इस बार राहुल ने न सिर्फ संविधान की लाल किताब हाथ में रखी थी बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर भी थी और मंच से जनता को ये बताया कि इस बार चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम अंबेडकर जी के काम को, उनके सपने को फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, नेहरू जी के संविधान को कोई शक्ति फाड़ नहीं सकती है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार जनता मोदी के मन की बात नहीं सुनना चाहती बल्कि संविधान बचाने की बात सुनना चाहती है। वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं, जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन लें कि ये इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। 1 जून को 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है, लिहाजा बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम दलों के नेता, उम्मीदवार और स्टार प्रचारक अपने अपने दलों के लिए धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। वाराणसी में भी अंतिम चरण में वोटिंग होनी है, लिहाजा बीजेपी के दिग्गजों ने कमर कस ली है। पिछले 2 दिन से बीजेपी के ज्यादातर दिग्गज वाराणसी में डटे थे। बीजेपी के दिग्गजों के अलावा आज वाराणसी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साझा प्रचार अभियान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में वाराणसी से पहला चुनाव 3.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीता था, तो 2019 में ये अंतर 4.5 लाख वोटों का हो गया था। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय मोदी के खिलाफ लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। देखना है इस बार हार जीत का अंतर कितना रहता है। ऐसा क्यों हो गया है कि निजी स्कूल पढ़ाई के केंद्र कम, छात्रों के अभिभावकों के जेब काटने के अड्डे ज़्यादा बन गए हैं। मेरा ये कहना आपको थोड़ा आपत्तिजनक लग सकता है, मगर जबलपुर के स्कूलों की लूट की जो कहानी आप आगे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। शासन से सस्ती ज़मीन और ढेर सारी छूट लेकर बने इन स्कूलों ने ना तो केवल मनमर्जी से फीस बढ़ाई बल्कि पैसा लूटने के लिए नकली किताबें भी छात्रों के अभिभावकों से खरीदवाई। जिला प्रशासन ने लूट करने वाले स्कूल प्रबंधन को न केवल पुलिस गिरफ्त में भेजा बल्कि बड़ी फीस वापस करने का आदेश देकर भी गजब काम किया है। जबलपुर के निजी स्कूलों के काले कारनामों की ये पूरी रिपोर्ट देखिए। पढ़ाई के नाम पर ठगी, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, फीस अंधाधुंध लेकिन पढ़ाई फिसड्डी। पाई पाई जोड़कर माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। भविष्य में बच्चा पीछे न रह जाए तो उसे सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने भेजते हैं, लेकिन माता पिता इस बात से अनजान रहते हैं कि उनकी मेहनत की कमाई का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्राइवेट स्कूलों में हो रही लूट का सच जब सबके सामने आया तो सबके होश उड़ गए। पढ़ाई के नाम पर लूट करने वाले करीब 80 आरोपी सामने आए। इनमें प्रिंसिपल से लेकर बुक सेलर तक का नाम शामिल है, जो अच्छी पढ़ाई के नाम पर परिजनों को ठग रहे थे और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। सबसे बड़ी जो मिलीभगत सामने आती है वो ये है कि निजी स्कूल संचालक और पुस्तक विक्रेता प्रकाशक मिलकर नकली किताबें बेच रहे हैं।
दरअसल आम अभिभावकों को ये बात समझ में नहीं आती कि वो जो किताब खरीद रहे हैं वो असली है या नकली। लेकिन जबलपुर जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उसमें नकली किताबों का भी एक मामला सामने आया है, जिसमें बिना ISBN नंबर के ही ये किताबें मार्केट में बेची जा रही थी, जिस नंबर का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर्स। और ये नंबर होना हर एक किताब में बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के मापदंड पर यह तय होता है कि वो जो किताब खरीद रहा है या बेचा जा रहा है वो असली है या नकली। तो देखिए, ये एक किताब है जिस पर ये लिखे है, ISBN नंबर है इसका 9388525124, और ये स्क्रॉल बना हुआ है जिसे स्कैन करके कोई भी इसकी असली और नकली होने की पहचान कर सकता है। लेकिन अमूमन आम अभिभावक जब अपने बच्चे के लिए किताबें खरीदने आता है तो वो इन तमाम चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। जो लिस्ट उसे दे दी जाती है उसी लिस्ट के आधार पर दुकानदारों से वो किताब खरीद ली जाती है। ISBN नंबर से ही ये पता चलता है कि बुक सही है, बुक की पूरी जानकारी, कितनी MRP है, क्या है, कितने पेजेस हैं, कौन राइटर है, ये सारी जानकारी हमको ISBN नंबर से लग जाती है। जबलपुर में जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों की मनमानी का जब खुलासा किया तो सबसे बड़ा घालमेल निजी स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी को लेकर किया था। हैरानी की बात तो यह है कि निजी स्कूलों ने थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 50% तक फीस बढ़ाई, और ऐसा करने के लिए ना तो किसी से परमिशन ली गई और ना ही किसी को सूचना दी गई। जबकि साल 2017 में मध्य प्रदेश शासन ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को लेकर नियम बनाए थे, लेकिन जबलपुर में किसी भी स्कूल ने फीस बढ़ाने के लिए इन मापदंडों का पालन नहीं किया। जबलपुर जिला कलेक्टर ने बताया कि शहर के नामी निजी स्कूलों ने मनमानी तरीके से 15 से लेकर 50% फीस बढ़ोतरी की, लेकिन ना तो अभिभावकों से कोई सहमति ली गई, ना ही शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को संज्ञान में लिया गया। आइए आपको बताते हैं कि निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए पहले किन नियमों का पालन करना जरूरी है। सबसे पहले नियमों के मुताबिक निजी स्कूल 10% तक ही फीस बढ़ा सकते हैं। 10 से 15% फीस बढ़ाने पर जिला प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य है। 15% से ज्यादा फीस बढ़ाने पर राज्य शासन से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। निजी स्कूलों को हर साल ऑडिट रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करना होता है। सालाना खर्च में 15% की कमी आने पर फीस बढ़ाई जा सकती है। वृद्धि की सूचना नए सेशन से 90 दिन पहले बतानी होती है। लेकिन जबलपुर के स्कूलों ने फीस वृद्धि को लेकर ऐसे हथकंडे अपनाए कि किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगी। कैसे हुआ खुलासा वो भी देखिए। जबलपुर के निजी स्कूलों ने ऑडिट रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं की। ऑडिट रिपोर्ट में सालाना खर्च में भी हेर फेर किया गया। सालाना खर्च 15% से ज्यादा होने के बावजूद भी फीस बढ़ाई गई। फीस बढ़ाने की जानकारी किसी को नहीं दी गई। 10% से कम की फीस बढ़ोतरी बिना सूचना दिए लागू की गई। और इस तरह जबलपुर के निजी स्कूलों में 21,000 बच्चों से 81 करोड़ 30 लाख रुपए की अतिरिक्त फीस वसूली गई। जिला प्रशासन ने तो निजी स्कूलों पर कार्रवाई की, लेकिन अब प्रशासन परिजनों से भी अपील कर रहा है कि वो भी अब निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए आगे आएं और परिजन भी अब स्कूल संचालकों से सवाल पूछें। प्रदेश में स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन भी सख्ती से एक्शन ले रहे हैं। एक्ट हमारा इतना सिंपल, इतना सरल है कि बच्चे को भी समझा दिया जाए कि फ़ीस इस तरीके से इतनी बढ़ सकती है, तो एक 10वीं 12वीं का बच्चा भी बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकता है कि फ़ीस सही तरीके से बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। मुझे लगता है अब ये एक चेतना बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार का इसमें एक बड़ा रोल, अहम रोल रहेगा, मीडिया का, आपके साथियों का भी रहेगा, और मुझे लगता है हम सब लोग मिलकर यदि काम करेंगे तो एक बेहतर वातावरण इस दिशा में बना पाएंगे। स्कूलों का जहां तक इशू है तो हम लोग जो है अभी हमने फ़ीस स्ट्रक्चर की सभी स्कूलों से जानकारी मंगाई है, और 10% से ऊपर किसी भी प्रकार से अगर कोई स्कूल बढ़ाएगा तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी लगातार हमने दुकानों पर कार्रवाई की है। जो लोग गलत तरीके से किताबें बेच रहे थे या प्रेशर बना रहे थे, स्कूलों पर भी कार्रवाई की है। इन निजी स्कूलों ने पिछले कुछ सालों में अपने मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी कर दी। राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक अपनी ऑडिट रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज करना है हर एक निजी स्कूल को। उस ऑडिट रिपोर्ट में अगर 15% से कम खर्च निकलता है तब आप फीस वृद्धि के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको अगर 10% फीस बढ़ा रहे हैं तो उसकी सूचना आपको शिक्षा विभाग को देनी होगी, और 10 से 15% फीस बढ़ा रहे हैं तो फिर इसकी सूचना आपको राज्य सरकार को देनी होगी। ये नियम है, लेकिन इन नियमों का पालन किसी भी निजी स्कूल ने नहीं किया। अपने मनमाने तरीके से हर साल फीस बढ़ोतरी करते गए।
फीस बढ़ोतरी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 50% तक इन स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी की है। इसीलिए महज इन 11 स्कूलों पर जब कार्रवाई हुई तो इन्हीं 11 स्कूलों ने 21,000 बच्चों से 81 करोड़ 30 लाख रुपए की अवैध वसूली की है और ये सीधे तौर पर अभिभावकों की जेब पर डाका डालने जैसा है। और यही वजह है कि जबलपुर जिला प्रशासन ने इन 11 स्कूलों के खिलाफ न केवल एफआईआर दर्ज की है बल्कि 20 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इन पर 420 की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब इन निजी स्कूलों पर न केवल लगाम लगी है बल्कि कानून की तलवार भी लटक गई है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। आमतौर पर बड़े नेताओं, बड़े बिल्डरों या धार्मिक संस्थाओं से जुड़े इन निजी स्कूलों पर प्रशासन हाथ डालने में बसता है, मगर जबलपुर जिला प्रशासन ने साबित कर दिया कि फीस बढ़ाने के नियमों की अनदेखी कर लूट के अड्डे बने इन स्कूलों से कैसे सख्ती से निपटा जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार अब दूसरे जिलों से भी निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सोच रही है। जबलपुर की इस कार्रवाई से प्रदेश के सभी अभिभावकों में खुशी की लहर है। आज दिल्ली में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। देश में पड़ रही इस भीषण गर्मी ने आम जनता के पसीने नहीं बल्कि प्राण निकाल दिए हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि गर्मी और लू से मरने वालों की संख्या रोज ही बढ़ती जा रही है। आंकड़ों की भाषा में बात करें तो देश में 1,500 से ज़्यादा लोग लू की चपेट में आए तो 50 से ज़्यादा मौतें सिर्फ गर्मी के कारण हुई हैं। इस जानलेवा गर्मी से कैसे निपटें और ये गर्मी कब तक चलेगी, देखिए विस्तार से हमारी ये खास रिपोर्ट। कूलर हुआ पस्त, एसी ने छोड़ा साथ, इस गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। सावधान, इस खबर को देखने के बाद कहीं आपको भी पसीना ना आने लगे क्योंकि ये चिलचिलाती गर्मी न सिर्फ देश भर में बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई रिकॉर्ड तोड़ रही है। लू के थपेड़ों से लोग उबल रहे हैं, न बाहर सड़क पर आराम है और ना ही घर के अंदर चार दीवारी के अंदर आराम है। कूलर भी मानो आग फेंक रहे हों और एसी ने भी अब साथ देना छोड़ दिया है। जो मजबूरी में घर से बाहर निकल रहे हैं वो बीमारी का शिकार हो रहे हैं। हीट स्ट्रोक से मौत हो रही है। मुरैना में पुलिस थाने के सामने ही एक बुजुर्ग व्यक्ति ने धूप में दम तोड़ दिया। नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के मुताबिक मार्च से अब तक देश में हीट स्ट्रोक से 16,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और गर्मी से ही करीब 60 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एम्स, हमीदिया और जेपी हॉस्पिटल में बीते 24 घंटे में लू डिहाइड्रेशन के करीब 1600 मरीज पहुंचे हैं। चक्कर आ रहे थे, कमर दर्द हो रही थी, हाथ पांव दर्द हो रहे थे। धूप में ही काम कर रहे थे, मजदूरी। मेरे बच्चे को फीवर है और मतलब उल्टी भी हो रही है, तो ज़्यादा ही हो गई थी तो फिर हॉस्पिटल लेके आए तो फिर यहाँ पे दिया उसको ट्रीटमेंट। बढ़ता तापमान सेहत पर गंभीर असर डालता है। इससे ब्रेन से जुड़ी बीमारियां और किडनी, लिवर फेलियर तक का खतरा हो सकता है। लगभग 12-15% बढ़े हुए हैं उल्टी दस्त के, तो उसमें से मुख्यतः जो खराब खाना खाते हैं या ठंडा खाना खाते हैं, बासा खाना खाने वाले अधिकतर हैं। बाहर का तला भुना कई बार खा लेते हैं लोग, ध्यान नहीं देते, तो उसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। घर का ताज़ा खाना खाएं। भीषण गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ बेजुबानों पर भी पड़ रहा है। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब के पास पेड़ों पर लटके चमगादड़ों की मौत हो रही है। पेड़ों पर राहत के लिए ये चमगादड़ लटके रहते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से अब इनकी भी मौत हो रही है। भोपाल के बड़े तालाब के आसपास बड़ी संख्या में चमगादड़ अपनी शरण रखते हैं। यहाँ पे शरण बना के रखे हुए हैं, लेकिन जिस डाल पे वो बैठे हुए हैं वहाँ सूरज की तपिश से उनका असर ये है कि उनकी मौतें हो रही हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ रही गर्मी पर मौसम वैज्ञानिक प्रमेंद्र कुमार का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। आज का जो मैप है इसके अनुसार जो है ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, यहाँ जो है रेड अलर्ट ही रहेगा और जो ऑरेंज अलर्ट है वो विदिशा, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी और रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा में रहेगा। एमपी में गर्मी के बढ़ते प्रकोप को लेकर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोगों से घर में रहने की अपील कर चुके हैं। खास गर्मी का समय चल रहा है, लू का भी एक वातावरण बना हुआ है, ऐसे में बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकले
और अपने जल स्रोत से भी अगर आसपास वालों को कोई कठिनाई में मदद मिल सकती है तो जरूर आप उपलब्ध कराइए, अपेक्षा कर रहा हूँ। अब एक नजर मध्य प्रदेश के तापमान पर भी डालते हैं। एमपी के 16 जिलों का तापमान 45 डिग्री के पार रहा है। निवाड़ी में तापमान 48.8 डिग्री रहा, दतिया में 47.4 डिग्री, गुना में 47.2 डिग्री, राजगढ़ में 46.8 डिग्री, ग्वालियर में 46.7 डिग्री, भोपाल में 44.8 डिग्री। लगातार अस्पताल में उल्टी, दस्त और डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि जब भी घर से बाहर निकलें तो खाली पेट बाहर न निकलें और चेहरे में कुछ न कुछ ढककर बाहर निकलें। और अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो अपने से दवा न लें, बल्कि डॉक्टरों की सलाह के बाद ही दवा लें। वहीं छत्तीसगढ़ में 31 मई तक रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग के जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिन प्रदेश के 8 जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार रहा। ज्यादातर जिलों में तापमान 43 डिग्री से ऊपर रहा। बेमेतरा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है 43.9 डिग्री, रायपुर में 43.6 डिग्री, राजनांदगांव में 43.5 डिग्री, मुंगेली में 43.3 डिग्री, बिलासपुर में 43 डिग्री, बालोद में 42.9 डिग्री, दुर्ग में 42.8 डिग्री, महासमुंद में 42.8 डिग्री। नौतपा का चौथा दिन बीता है, 5 दिन और बाकी हैं और इस 5 दिनों पे स्थिति और भी खराब हो सकती है। ऐसे में एहतियात तौर पर विस्तार न्यूज़ भी ये अपील कर रहा है कि तमाम लोग घर के अंदर रहें और ज़रूरत पड़ने पर घर से बाहर निकले, और निकल रहे हैं तो जो वैकल्पिक सुविधा बनाई जा सके उसको बनाकर निकले। कैमरा किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। घटती हरियाली, लगातार बढ़ते कंक्रीट के जंगल और उनमें उपयोग किए जाने वाले एयर कंडीशनर ने भी शहरों और गांवों की गर्मी के फर्क को बढ़ा दिया है। दिनों दिन प्रकृति का रूठना भी इस भीषण गर्मी की वजह माना जा रहा है। जल्दी ही इन विषयों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो वे गर्मी का प्रकोप हर साल बढ़ता ही जाएगा। अब वक्त है चलते चलते का। चलते चलते में हर बार हम आपको चुनाव प्रचार की कोई दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं, मगर आज जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसे दिलचस्प तो कतई नहीं कहेंगे। ये तस्वीर है लगातार 6वीं बार सरकार बनाने की दौड़ में शामिल बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक की। उनके विरोधी उनकी उम्र और उड़िया भाषा नहीं जानने को लेकर ताने कसते हैं। इस तस्वीर में देखिए कपकपाते हाथों से 77 साल के नवीन बाबू बड़ी मुश्किल से उड़िया भाषा में 2 लाइन बोल पा रहे हैं। हाथ कांप रहे हैं और उनका माइक पकड़ा है वीके पांडियन जो पूर्व IAS अधिकारी हैं और नवीन पटनायक के संभावित उत्तराधिकारी भी उनको ही माना जा रहा है। योजना बोलो की मिशन श्रीमान आपण मोठे कोर्टू BSKY योजना बोलो की मिशन शक्ति